क्वेश्चन बेस्ड ऑन TIR। जो क्वेश्चन बेस्ड है वो हमारे पास टाइम है TIR पे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। बात समझ में? अब देखो एक क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ये हो गया A और ये हो गया B, राइट? तो यहाँ पे 90 डिग्री। अब ये कह रहा है shows two isosceles right angled prism। अब ये दोनों isosceles right angled prism, तो ये प्रिज्म कैसे है? isosceles है और right angled। अब ये right angled isosceles prism है, तो ये वाली साइड और ये वाली साइड इसकी बराबर होगी, ये एज बराबर होंगे दोनों, और ये वाला एज इस वाले एज के बराबर होगा कि नहीं होगा? तो अगर ये एंगल 90 डिग्री है, नमन बताओ बेटा मेरे को कि ये एंगल अगर 90 डिग्री है तो फिर हमारे पास में ये वाला एंगल कितना होगा? हाँ, वेरी गुड। राइट, कोई भी ट्राइंगल के दो एंगल 90 डिग्री हो सकते हैं और तीसरा वाला कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। ये मैथ्स पढ़ाई है मैंने। एक ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम, इंटरनल एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। इसमें भैया का कहना है कि एक 90 और दूसरा भी 90 हो सकता है, तीसरा 0 हो जाएगा। क्या पता है कि नेगेटिव भी आ जाए। सर ये एंगल कितना होगा? ये वाला कितना होगा, ये वाला कितना होगा, ये पूछ रहा हूं मैं। 45 45। सर आइसोस्लीस है ना, बोला तो उसने आइसोस्लीस प्रिज्म है। तो आपके पास में ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर होगी, बोलिए। तो बेटा हमारे पास में ये 90 है, ये वाला साइड और ये वाला साइड बराबर, तो फिर ये एंगल x है तो ये x होगा, है ना? तो हमारे पास में 2x प्लस 90 इक्वल टू कितना होगा? 180। तो अपने पास में x का वैल्यू कितना आ जाएगा? यहां से x का वैल्यू हमारे पास में आ जाएगा अपने पास में 90 बाय 2, दैट इज इक्वल टू 45 डिग्री। ये 45 डिग्री हो जाएगा। तो ये एंगल हो गया तुम्हारा 45 डिग्री और ये वाला एंगल भी हो गया 45 डिग्री। बात समझ में आया? ये एंगल कितना हो गया बेटा? ये हो गया 45 डिग्री और ये वाला एंगल भी कितना हो गया? 45 डिग्री। यहां तक बात की है। अब हमारे जो क्वेश्चन है वो ये है कि अपने पास में दो रेज यहां से आ रही, दो पैरेलल रेज आ रही है। एक रे ये ले लिया और एक दूसरे कलर से ले लेते। तो अपने पास में दूसरा रे ये हो गया और ये प्रिज्म ग्लास है, ग्लास के बने हुए, ठीक है? तो हमें यहाँ पे इस रे डायग्राम को कंप्लीट करना है, ठीक है? अब बेसिकली ये क्या है बेटा? ग्लास प्रिज्म है। तो ग्लास का क्रिटिकल एंगल क्या होता है? क्रिटिकल एंगल ऑफ ग्लास क्या होता है? ये हमारे पास में 42 डिग्री अप्रॉक्स होता है। तो क्रिटिकल एंगल कितना हो जाएगा ग्लास का? 42 डिग्री हो जाएगा। यहां तक बात की है। अब देखिए, जब ये रे नॉर्मल टू द सरफेस गिरेगी तो हमारे पास में यहाँ पे रिफ्लेक्शन नहीं होगा, तो ये हमारे पास में आगे चली जाएगी यहां तक। बोलिए हाँ, चली जाएगी कि नहीं चली जाएगी? अब यहां पर एंगल अपने पास में 90 डिग्री का है, तो इस पॉइंट पे भी एंगल कितना होगा? 90 डिग्री बनेगा। बोलिए ये सब ज्यादा बात नहीं है। ये डायग्राम्स को थोड़ा बड़ा बनाए क्या? छोटे छोटे बना दिए, दिख रहे? ठीक है। अब ये अपने पास में 90 डिग्री है, तो यहाँ पे अगर नॉर्मल बनाओगे तो ये 45 डिग्री है, तो ये वाला एंगल कितना आएगा? यहाँ पे ये वाला 45 डिग्री आ जाएगा। बोलिए ऐसा। तो अब ये पूरा एंगल, अब नॉर्मल से देखोगे तो ये वाला जो पूरा एंगल है वो हमारे पास कितना होगा? ये 90 डिग्री होगा। तो अगर ये एंगल हमारे पास 45 है तो यहाँ पे बचा हुआ कितना हो गया? 45 डिग्री हो गया। तो अब ये रे जो है, जो ये रे अंदर चली गई जब प्रिज्म के, तो प्रिज्म के अंदर जाने के बाद में अब ये जा रही है डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ।
और इसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है डेंसर से रेयर की तरफ बन रहा है वो 45 डिग्री बन रहा है, जो कि क्रिटिकल एंगल से बड़ा है। अब अगर हमारे पास में ये एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ा होगा तो क्या होगा, TIR यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो जितना ये 45 डिग्री का एंगल यहाँ पे बना रही है उतना ही 45 डिग्री का एंगल बना के इधर की तरफ चली जाएगी। बोलो हाँ या ना। तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। क्या बात समझ में? बोलो। अब इस पॉइंट पे जब रे गिरेगी तो ये नॉर्मल के साथ मतलब इस सरफेस के साथ में कितना एंगल बना रही, 90 डिग्री। तो नॉर्मल टू द सरफेस जाएगी, नॉर्मल टू द सरफेस जाएगी तो इसमें रिफ्लेक्शन नहीं होगा और ऐसे आगे बढ़ जाएगी। बोलिए यहां तक आ जाएगी कि नहीं? बोलो बच्चों। अब इधर से आने के बाद फिर से इस वाले सरफेस पे ये परपेंडिकुलर गिरेगी यानी नॉर्मल गिरेगी, तो हमारे पास फिर से ये आगे प्रोसीड करेगी, यहां तक पहुंच जाएगी, पहुंच गई। ठीक। अब ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। ये वाला कितना है, 45 डिग्री। तो यहाँ पे जो ये एंगल बनेगा ये कितना होगा, ये भी 45 डिग्री होगा बेटा। अब आप यहाँ पे नॉर्मल बनाएंगे, तो नॉर्मल बनाएंगे तो नॉर्मल में ये वाला एंगल 45 डिग्री हो गया, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये भी 45 डिग्री हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब रे फिर से डेंसर से रेयर मीडियम की तरफ जा रही है और एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है। किससे ज्यादा है, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है तो हमारे पास में क्या होगा, TIR होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ तो हमारे पास में रे यहाँ पे भी 45 डिग्री का एंगल बना के आगे बढ़ेगी। अब अगर ये एंगल 45 है तो ये वाला बगल वाला कितना होगा, ये भी 45 डिग्री होगा। ये 45 तो यहाँ पे कितना बनेगा, 90 डिग्री। अब ये 90 डिग्री यानी नॉर्मल टू द सरफेस गिरी है तो ये बाहर चली जाएगी। चली जाएगी नहीं चली जाएगी, बोलिए सुनो। सिमिलरली सेम पैटर्न ये वाली रे फॉलो करेगी, क्यों, क्योंकि ये भी तो 90 डिग्री पे गिर रही थी। तो जब ये यहां से जाएगी आगे इधर टकराएगी, इधर टकराने के बाद में ये फिर हमारे पास इस तरीके से यहां चली जाएगी और यहां से टकराने के बाद ये रे यहां की तरफ आगे। इज इट क्लियर? बात समझ में आया? ये हमारे पास में रे डायग्राम इसका क्लियर। यहां तक बात क्लियर है बेटा? अब देखिए यहाँ पे इक्यू एंगुलर प्रिज्म बनाया हुआ है। ये मान लीजिए अपने पास में एक इक्विएंगुलर प्रिज्म, ठीक है बेटा। तो ये अपने पास में हो गया अपना A, B एंड C, राइट। अब ये जो इक्विएंगुलर प्रिज्म बना हुआ है यहाँ पे इसमें लिखा है द क्रिटिकल एंगल फॉर द मटेरियल ऑफ व्हिच द इक्विएंगुलर प्रिज्म ABC शोन इन द फिगर हियर, ठीक है, इज मेड इज 60 डिग्री। यहाँ पे इसका जो क्रिटिकल एंगल है वो 60 डिग्री का है। तो यहाँ जो क्रिटिकल एंगल की वैल्यू आ रही है बेटा वो हमारे पास 60 डिग्री की आ रही है। जिस मटेरियल से ये प्रिज्म बना है वहां पे क्रिटिकल एंगल की वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री है। ठीक। अब अपने पास में यहां से एक रे जाती है इस तरीके से, मान लीजिए यहां के टकरा रही, तो ये एंगल हमको दिया हुआ है 90 डिग्री, ठीक है बेटा। और रे यहां से यहां की तरफ प्रोसीड कर रही है। ये हमारे पास में यहां पे क्या है, ये हमारी नॉर्मल हो गई। और ये जो पूरा एंगल दिया हुआ है यहां से यहां तक का, ये हमको दिया हुआ है 150 डिग्री का। कितना दिया है, 150 डिग्री। यहां तक बात क्लियर है? अब हमें यहां पे इंसिडेंट रे का भी पाथ बनाना है AB का, सॉरी ऑन द साइड AB। इंसिडेंट रे का भी पाथ बनाना है आपको ऑन द साइड AB and also the path along which the ray DE travels from the point E। E पॉइंट से DE कैसे ट्रेवल करेगी वो हमको बनाना है। तो ये हमारे पास पॉइंट हो गया आपका D और ये वाला पॉइंट है आपका E। तो DE किस तरीके से ट्रेवल करेगी ये हमको बताना है और हमको ये भी बताना है कि जो यहाँ पे इंसिडेंट रे रही होगी वो किस डायरेक्शन से आई होगी। तो बेटा इंसिडेंट रे कहां से आई होगी, भाई यहाँ पे नॉर्मल है 90 डिग्री पे गिर रही है, तो इंसिडेंट रे ऑब्वियस सी बात है कि यहीं पे अपने पास में परपेंडिकुलर टू द सरफेस गिरी होगी, तभी तो ये आगे प्रोसीड हुई होगी। तो ये तो हुई हमारी इंसिडेंट रे। बोलो हाँ, दिस वन इज योर इंसिडेंट रे जो कि ऐसे आएगी और परपेंडिकुलर टू द सरफेस गिरेगी, तभी हमारे पास यहाँ पे भी एंगल 90 डिग्री का बनेगा। फिर ये आगे चली जाएगी। अब उन्होंने क्या कहा हमसे, उन्होंने कहा है कि ये वाला एंगल हमारे पास में कितना 150 डिग्री है। बोलो हाँ ना, बोलिए।
जिसमें से ये वाला जो हिस्सा होगा ये आपका 90 डिग्री का होगा। तो ये जो एंगल है हमारे पास में, ये वाला एंगल कितना हो गया? 60 डिग्री। बोलिए यस और नो। भाई पूरा एंगल 150 है और नॉर्मल के साथ में यहां पे ये नॉर्मल कितना एंगल होगा? नॉर्मल का 90 डिग्री। तो ये बचा हुआ एंगल कितना हो गया बेटा अपने पास में? 60 डिग्री। बोलिए यस और नो। अब जब हमारे पास में ये 60 डिग्री हो गया तो ये तो हमारे पास में क्रिटिकल एंगल के बराबर हो गया। तो क्रिटिकल एंगल क्या होता है? क्रिटिकल एंगल इन डेंसर मीडियम जो होता है वो क्या होता है? क्रिटिकल एंगल इन डेंसर मीडियम इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस करस्पॉन्डिंग टू विच द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बिकम्स 90 डिग्री। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कैसा होना चाहिए आपके पास? 90 डिग्री। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 डिग्री होना चाहिए, मतलब कि रे आपकी सरफेस को ऐसे छूते हुए तो यहां से निकलेगी। आई बात समझ में? तो ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे होगी। तो रिफ्लेक्टेड रे यहां से जाएगी और ये हमारे पास में इंसिडेंट रे होगी। तो इंसिडेंट रे यहां से यहां तक आएगी और इस तरीके से सरफेस को छूते हुए चल जाएगी। इज इट क्लियर? बोलिए ये बात समझ में आ गई सारे बच्चों को? कोई दिक्कत हो तो बताओ। क्लियर है? अब देखिए आप, ये हमारे पास में एक स्लैब है ए बी डी और यहाँ पे हमारे पास पॉइंट सी, राइट? और यहां से एक रे जाती है इस तरीके, ठीक है? और ये पॉइंट है हमारा। ये सवाल थोड़ा सा लॉजिकल है, आने ठीक है? अब देखिए क्वेश्चन कहता है अ रे ऑफ लाइट एंटर्स अ ग्लास स्लैब ए बी डी सी, ठीक है, एज शोन इन द फिगर एंड स्ट्राइक्स द सेंटर ओ, और ये सीधी जाने के बाद स्ट्राइक करती है ओ सेंटर को। तो ध्यान से देखना इसको। स्ट्राइक्स एट द सेंटर ओ ऑफ द सर्कुलर पाथ AC। अब ये जो AC जो है, ये वाला AC, दिस इज अ सर्कुलर पाथ, ये सर्कुलर पाथ है। AC क्या है? सर्कुलर पाथ है। द क्रिटिकल एंगल ऑफ द ग्लास इज 42 डिग्री। क्रिटिकल एंगल ग्लास का कितना है? यहाँ पे क्रिटिकल एंगल हमको ग्लास का कितना दिया हुआ? हमको 42 डिग्री दिया हुआ। और यहाँ पे जो ये एंगल बन रहा है ये भी 42 डिग्री का हमने दिया हुआ, ठीक? अब complete the path of the ray till it emerges out from the slab. Mark the angles in the diagram wherever necessary. अब हमारे को यहाँ पे क्या करना है? हमको इसमें डायग्राम में एंगल्स भी बनाने हैं और हमको उसका वो भी बताना है, क्या बोलते हैं, कंप्लीट करना है डायग्राम। तो बेटा सबसे पहले तो ये बताओ मेरे को कि यहाँ पर जो एंगल बना होगा वो कितना होगा? यहाँ पे आप अगर इसकी टेंजेंट बनाओ, क्योंकि सर्कुलर पाथ है तो टेंजेंट बनाओगे तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है टेंजेंट पे ये एंगल 90 रहा होगा। बोलो हाँ या ना? और इस सर्कुलर पाथ का सेंटर रहा होगा ये। बोलो हाँ या ना? तभी तो यहाँ पे सेंटर की तरफ ही जो लाइन जाती है वही हमारे पास में टेंजेंट के परपेंडिकुलर। इज इट क्लियर? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब इसके आगे समझो, यहाँ पे अपन को नॉर्मल बनानी पड़ेगी सबसे पहले। बोलो बच्चों हाँ या? तो नॉर्मल, अब अपने पास में ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा भाई? ये वाला पूरा एंगल कितना होगा? ये हमारे पास पूरा एंगल हो जाएगा 90 डिग्री नॉर्मल। अब ये पूरा कितना है? 90 डिग्री। तो ये हमारा 42 डिग्री है, तो बचा हुआ कितना होगा ये? व्हाट विल बी दिस वन? दिस वन 40, ये 48 डिग्री हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलिए हाँ। अब अगर हमारे पास में ये 48 डिग्री है तो 48 डिग्री is greater than 42 डिग्री। ऑब्वियसली हमारे पास 42 डिग्री से बड़ा है, मतलब हमारे पास में is greater than क्रिटिकल एंगल। बोलो हाँ या ना? तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा? क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो गया तो हमारे पास में क्या होगा? PIR होगा, यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा तो हमारे पास क्या होगा? ये रे टकराने के बाद कहां हो जाएगी? यहां हो जाएगी। कितना एंगल बना के? 48 डिग्री। ये हमारे पास में यहां को, तो ये एंगल कितना बना? 48 डिग्री बना। बोलिए हाँ या ना? यस और नो? अब बेटा हमारे पास में ये वाला एंगल कितना है? 90 डिग्री का। और ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा 42 डिग्री, क्योंकि ये नॉर्मल था पूरा। अब ये 48 डिग्री हो गई, ये 42 डिग्री हो गई, ये 90 हो गया, तो ये वाला एंगल कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 48 डिग्री। बोलो हाँ या ना?
यहाँ पे ये ट्रायंगल बनेगा ना, तो ये 42 डिग्री है क्योंकि ये 48 है तो ये 42 होगा। अब ये 42 ये 90 तो ये कितना हो जाएगा 48 डिग्री। बोलो यस और नो। क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। अब बेटा अपने पास में क्या होगा कि आप यहां नॉर्मल बनाओगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा ना। देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस हमें हर उस पॉइंट पे कैलकुलेट करना पड़ेगा जहां पे दो डिफरेंट सरफेस मतलब जहां पे दो डिफरेंट मीडियम्स मीट कर रहे हैं। क्योंकि अगर ये एंगल क्रिटिकल एंगल से कम आया तो लाइट रे इधर से इधर चली जाएगी, डेंसर से रेयर में चली जाएगी, रिफ्लेक्शन होगा। अगर ये एंगल क्रिटिकल एंगल के बराबर आया तो सरफेस को छूती हुई जाएगी, और अगर ये एंगल क्रिटिकल एंगल से ज्यादा आया तो टोटल इंटरसेक्शन हो जाएगा। बात समझ में आ रही थी? यहाँ पे हर जगह पे हर उस जगह पे हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा जहां पर हमारे पास दो मीडियम मीट कर रहे हैं और लाइट रे डेंसर मीडियम में चल रही है। लाइट रे अगर डेंसर मीडियम में चलती है और हमारे पास में दूसरा रेयर मीडियम है तो उसके सरफेस पे हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ेगी। तो अब अपने पास में ये 48 आ गया और ये वाली अपनी नॉर्मल है तो ये वाला एंगल कितना आ जाएगा बेटा? ये आ जाएगा 42 डिग्री। बोलिए आया ना बेटा? तो ये 42 डिग्री आ गया। अब अगर ये 42 डिग्री आ गया तो हमारे पास में ये वाला जो एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया यहाँ पे वो हमारा क्रिटिकल एंगल के बराबर हो गया कि नहीं हो गया? तो जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के बराबर होगा तो ये क्या होगा? सरफेस से छूती हुई जाएगी रे, तो रे यहाँ पे चली जाएगी। बात समझ में आ रही है? तो रे सरफेस को छूती हुई इधर की तरफ चली जाएगी। इज इट क्लियर? तो दिस इज द कंप्लीट डायग्राम। इज इट क्लियर टू एवरीवन? बोलो आया ना? देखो बेटा यहां से जब डेंसर से रेयर में जा रही थी लाइट, जब लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में जाती है और एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होता है तो हमारे पास में टोटल एंगल रिफ्लेक्शन हो जाता है। तो ये लाइट रे नॉट पे आती है। फिर यहाँ पे हमने एंगल कैलकुलेट किया सिंपल ज्योमेट्री लगा के, तो हमारे पास ये एंगल 42 डिग्री आया। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारे पास क्रिटिकल एंगल के बराबर आया तो लाइट रे सरफेस को छूती हुई चली जाएगी। बोलो आया ना? यहाँ तक बात क्लियर है? कॉपी करिए। अब बेटा हमारे पास में एक ट्रायंगल है एबीसी, सॉरी ट्रायंगुलर प्रिज्म है हमारे पास एबीसी। ये हमारा प्रिज्म हो गया, ये हो गया ए, ये वाला पॉइंट हो गया बी और ये वाला पॉइंट हो गया सी। ये वाली साइड और ये वाली साइड हमको बराबर दिया हुआ है, ठीक है। और यहां से एक रे को इंसिडेंट कराया इस पर, ये हमारा पॉइंट हो गया क्यू, ठीक। और ये जो एंगल है हमारे पास में यहाँ पे, ये जो एंगल है वो 90 डिग्री है और ये हमारा क्यू। इज इट क्लियर? नाउ ये पॉइंट पी, तो रे होगी हमारी पी। इन द फिगर a ray of light PQ is incident normally on hypotenuse of an isosceles right angled prism ABC। अब ABC राइट एंगल प्रिज्म है जिसके हाइपोटेन्यूज पे हमने इंसिडेंट कराया PQ को। बात समझ में? ठीक। complete the path of the ray PQ till it emerges from the prism। अब हमें क्या करना है? हमें कंप्लीट करना है इसका पाथ PQ का जब तक भी वो प्रिज्म से बाहर ना निकल जाए। Mark in the diagram the angle wherever necessary। What is the angle of deviation of the ray PQ? ये हमको angle of deviation बताना है बाद में। Name a device in which this action is used। अब देखो यहां से अगर हम इसको कंप्लीट करेंगे डायग्राम को तो हम लोग को सबसे पहले नंबर पे ही इस सरफेस में सरफेस चेंज हो रहा है तो यहाँ चेक करना पड़ेगा। अब यहाँ पे एंगल 90 डिग्री का है तो हमारे पास में रे कैसी होगी? अनडेविएटेड चली जाएगी। यहाँ से रे इधर तक अनडेविएटेड है। अब रे इधर की तरफ आ गई। अब इस पॉइंट पे फिर से सरफेस चेंज हो रहा, मतलब हमारा मीडियम चेंज हो रहा, सॉरी ये सरफेस जो है वो डिफरेंट मीडियम्स को ज्वाइन कर रहा है तो यहाँ पे फिर से मीडियम चेंज हो रहा। तो अब हमारे पास में यहाँ पे हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा तो नॉर्मल बनानी पड़ेगी। अब बेटा ये हमारे पास में 90 डिग्री है और ये प्रिज्म कैसा है? आइसोसेलेस प्रिज्म है तो ये वाला एंगल कितना होगा बेटा? यहाँ पे 45 डिग्री। अब अगर ये 45 होगा तो ये वाला एंगल कितना होगा? 45 डिग्री होगा। अब यदि ये 45 है तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा? ये भी हमारे पास 45 डिग्री होगा। अब ग्लास के लिए हमारे पास क्रिटिकल एंगल का वैल्यू कितना होता है? वो होता है 42 डिग्री का। और एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे कितना हो गया? दैट इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो अपने पास यहाँ पे क्या होगा? TIR होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो ये रे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन सफर करेगी यानी यहाँ की तरफ आएगी।
आएगी इधर की तरफ, ये आ गई यहाँ पे, बात समझ में आया। अब ये वाला जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनेगा वो कितना बनेगा, वो भी 45 डिग्री बनेगा, क्योंकि जो रिफ्लेक्शन होता है वो हमारे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को ओबे करता है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। तो यहाँ तक आ गई। अब ये 45 है तो अंदर का एंगल भी 45 डिग्री होगा, और ये वाला एंगल कितना होगा 90 डिग्री, क्योंकि राइट आइसोसेलेस प्रिज्म है, तो ये वाला एंगल भी 45 हो जाएगा बेटा। अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मैं यहाँ पे दूसरी वाली हमारे पास में नॉर्मल बनानी पड़ेगी यहाँ पे। अब आप यहाँ पे भी नॉर्मल बनाओगे, जिससे कि आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास में नॉर्मल हो जाएगी यहाँ पे, ये नॉर्मल हो गई, नॉर्मल का ये एंगल कितना बना 45 डिग्री बना, बात समझ में आ गई। अब ये 45 हो गया, तो हमारे पास में यहाँ पे देखो ये भी क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है, तो हमारे पास में क्या होगा, टोटल इंटरसेक्शन होगा, टोटल इंटरसेक्शन होगा तो हमारे पास में रे यहाँ जाएगी, ये एंगल कितना बनेगा, यहाँ पे भी 45 डिग्री बनेगा। अब ये वाला एंगल 45 डिग्री है, और ये वाला एंगल भी यहाँ पे कितना आएगा 45, क्यों, क्योंकि ये नॉर्मल है तो ये पूरा एंगल 90 डिग्री होगा। अब ये 45 ये 45, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री। अब 90 डिग्री पे यहाँ पे आई तो यहाँ से कितने डिग्री पे जाएगी, ऐसे ही जाएगी अनडेविएटेड, बात समझ में आ गया। तो अपन ने क्या किया, इसमें सारे एंगल्स को मार्क भी कर दिया, ठीक है, और दूसरा हमारे पास का पाथ कंप्लीट कर दिया। अब वो कह रहा है डेविएशन कितना हुआ इसमें, तो डेविएशन यहाँ पे कितना होगा 180 डिग्री का। भाई रे अगर ये प्रिज्म नहीं होता तो सॉरी, अगर ये प्रिज्म नहीं होता तो रे इस डायरेक्शन में जा रही है, बट बिकॉज ऑफ दिस प्रिज्म जो रे अब जा रही है वो हमारे पास इस डायरेक्शन में जा रही है। भाई रे का डायरेक्शन क्या था, इधर की तरफ था, और प्रिज्म के होने की वजह से रे अब उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, बोलो आया। मतलब इन दोनों रेस के बीच का अगर एंगल देखा जाए तो हमारे पास में इनके डायरेक्शन के बीच का एंगल देखा जाए तो हमारे पास कितना दिखाई देगा 180 डिग्री। तो डेविएशन क्या आ गया 180 डिग्री। तो डेविएशन मतलब था बेंडिंग दिखनी का, रे इधर की तरफ जा रही थी और प्रिज्म से इमर्ज होते समय वो इस तरफ जा रही है, तो बेसिकली वो 180 डिग्री टर्न हो, बस सेम पाथ में नहीं जा रही, पाथ जरूर चेंज हो गया, बट हमारे पास डायरेक्शन की अगर बात करें तो 180 डिग्री का डायरेक्शन में चेंज आ गया। बोलो भाई यहां तक बात क्लियर है, आई होप समझ में आ गए होंगे। बेटा आप लोग होमवर्क में क्या करेंगे 4D के सारे क्वेश्चन लगा लेंगे, जो भी डाउट होंगे मैं कर दूंगा, क्लियर।